हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इस हेडर को डिज़ाइन करना सीखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेडर है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे एकदम नीचे बॉटम पे हमारा नेविगेशन बार है। ठीक है, जिसमें हमने कुछ नेविगेशन लिंक्स दिए हुए हैं, इन पर होवर इफेक्ट वगैरह दिया है। इसके अलावा सबसे टॉप पर आप देख सकते हैं जो पहला सेक्शन है, इसमें जो है एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और सोशल मीडिया बटन्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद का जो सेक्शन है उसमें हमने दिया है लोगो। ठीक है, यानी कि वेबसाइट का नाम। उसके बाद यहाँ पर एक बटन दिया है और एक बटन यहाँ पे दिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हेडर है जिसको हम इस वीडियो में डिज़ाइन करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो हेडर है हमारा, वो 3 डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव है, यानी कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए, टैबलेट्स के लिए और लैपटॉप्स के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें टैबलेट्स की, तो टैबलेट्स में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, हमारा लेआउट। इधर हमने क्लिक किया इस बटन पर तो देखिए नेविगेशन बार ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे होवर इफेक्ट वगैरह जो था जैसे था वैसे ही रहेगा। उसके अलावा इस पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये बटन आ गया है। इसको छोटा करेंगे तो देखिए किस तरीके से ये दिख रहा है। और ज़्यादा छोटा कर देंगे अगर तो देखिए मोबाइल डिवाइसेस में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये इन सभी चीज़ों की कोडिंग हम करने वाले हैं। ये हमारी HTML और CSS फाइल है। यहाँ पर हमने जो हमारी राइट साइड में CSS फाइल है इसको हमने लिंक कर लिया है अपनी HTML फाइल से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमने फॉन्ट ऑसम के एक पैकेज को लिंक करा के रखा हुआ है, जिसकी हेल्प से हम फॉन्ट ऑसम के जो आइकन्स हैं उनको रेंडर करेंगे अपने लेआउट में, या फिर आप कह सकते हैं उनको यूज़ करेंगे अपने लेआउट में। सबसे पहले यहाँ पर हम एक हेडर टैग लेंगे क्योंकि हम हेडर डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने हेडर में पहला सेक्शन डिज़ाइन किया है। तो हेडर के पहले सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए हमने एक सेक्शन टैग लिया है जिसकी क्लास है सेक्शन 1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा। इसके अंदर एक डिव के अंदर हमने आई टैग में क्लास दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे डिव के अंदर हमने आई टैग के अंदर क्लास दी है। तो जो ये क्लास है ये फॉन्ट ऑसम के आइकन का कोड है। ठीक, और इसको डिव में रखने की वजह ये थी कि इसमें और भी एलिमेंट्स हैं। आइकन के साथ साथ कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एड्रेस होगा। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारा आइकन आ गया और उसके अलावा एड्रेस। अब यहाँ पर एक डिव और लिया है, इसको हम क्लास दे देंगे block 1। ठीक है, ये सेक्शन 1 का block 1 है। अब इसके अंदर यहाँ पर हम एक और डिव लेंगे। ठीक, इसको block 1 नाम के डिव के अंदर क्यों ले रहे हैं सारी चीज़ें वो आपको रिस्पॉन्सिव करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमने एक डिव के अंदर एंकर टैग लिया है और यहाँ पर हमने लिख दिया है office@gmail.com। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक डिव लेंगे जिसके अंदर हम सोशल मीडिया बटन्स रखेंगे, जैसा कि आपने देखा था कि सेक्शन 1 में सोशल मीडिया बटन्स भी थे। तो यहाँ पर हम एंकर टैग लेंगे और इस एंकर टैग पर आई टैग लेंगे। ठीक है, यानी कि जो फेसबुक का आइकन, क्या कहते हैं, ट्विटर का आइकन, स्काइप का आइकन, ये सारे आइकन्स को हम आई टैग की हेल्प से रेंडर करेंगे अपने लेआउट के अंदर। इन सभी चीज़ों को डिव के अंदर क्यों रखा जा रहा है, ये चीज़ें जब रिस्पॉन्सिव करेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हमने ढेर सारे आइकन्स ले लिए हैं एंकर टैग के अंदर। एंकर टैग के अंदर इस वजह से लिया है क्योंकि जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसी वेबसाइट तक हमको लेकर जाएगा, क्योंकि href की वैल्यू फ़िलहाल हमने हैश दी है तो ये कहीं पर लेकर नहीं जाएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं फ़िलहाल। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट देखने को मिल रहा है हमें। अब हम पहले सेक्शन पर CSS अप्लाई करेंगे, जिससे थोड़ा-सा ये पहले ही क्लियर हो जाए सही से एकदम। सबसे पहले यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर, यानी कि हम सभी टैग पे कुछ CSS अप्लाई करना चाहते हैं। हमने कहा सभी टैग की जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो जाए, यानी कि अंडरलाइन रिमूव हो जाए, और फॉन्ट जो क्या कहते हैं फैमिली है, ठीक है, वो पॉपिंस हो जाए। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स। बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स साइजिंग होती है कंटेंट बॉक्स। अब यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स करने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने किसी एलिमेंट को कोई विड्थ दी है 320 पिक्सल। ठीक है, तो अब अगर पैडिंग वगैरह अगर आप देंगे उस एलिमेंट में, ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से क्या होता है, तो 320 पिक्सल की जो विड्थ है पैडिंग अप्लाई करने पर चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, पैडिंग अप्लाई जब करेंगे तो विड्थ में ऐड हो जाएगी, यानी कि विड्थ चेंज हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं चाहे तो। अब हम बॉडी की जो मार्जिन है उसको 0 कर देंगे और बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, मार्जिन 0 इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हर साइड पे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम पे, ठीक है, थोड़ी-थोड़ी सी स्पेसेस रहती हैं। तो वो बॉडी की मार्जिन की वजह से रहती है, तो इसको 0 किया जाता है। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी तक कॉर्नर पे एकदम कंटेंट नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, एकदम कॉर्नर पे आ गया है। उसके अलावा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है।
और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का इम्पैक्ट तभी दिखता है जब आप किसी एलिमेंट को कोई विड्थ देते हैं। बिना विड्थ या बिना हाइट सेट किए इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा आपको, तो इसीलिए मैंने कहा इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब हम सेक्शन टैग पर CSS अप्लाई करेंगे, और वो भी उस सेक्शन टैग पर जिसकी क्लास होगी सेक्शन 1, और इसको हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अब समझिए, यहाँ पे सेक्शन टैग के दो चाइल्ड हैं, ठीक है, एक डिव, ठीक है, ये वाली डिव हमारी, और इसके अलावा ब्लॉक 1 वाली डिव, ठीक है, जिसकी क्लास ब्लॉक 1 है। ये दो जो डिव हैं ये सेक्शन टैग की दो चाइल्ड हैं, ठीक है। इसके अंदर जो चीजें हैं, जैसे ब्लॉक 1 के अंदर जो एंकर टैग्स या डिव्स हैं, ठीक है, ये इसके चाइल्ड हैं ब्लॉक 1 की, ठीक है, इस डिव के चाइल्ड हैं, ये डायरेक्टली सेक्शन टैग के चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट चाइल्ड हैं, यानी कि ये दो डिव जिसकी क्लास ब्लॉक 1 है, और क्या कहते हैं, एक जिसके अंदर हमने आई टैग दिया हुआ है और एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो दोनों डिव्स हैं इनको हम रो वाइज या कॉलम वाइज अरेंज कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स की हेल्प से, ठीक है। इसमें हम दो चीजें बताते हैं। सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन, यानी कि इन दोनों को हमें एक रो में अरेंज करना है। तो देखिए अभी ये अलग अलग रो में आ रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे हमने रिफ्रेश किया ये दोनों एक ही रो में आ गए, ठीक। देखिए अब बात आती है कि जो हमारे ये दोनों एलिमेंट्स हैं ये दोनों एक रो में क्यों नहीं आए, है ना, जो gmail@gmail.com और सोशल मीडिया बटन्स, तो ये दोनों अलग डिव में थे, तो इन दोनों पर जो है डिस्प्ले फ्लेक्स काम नहीं करेगा, ठीक है। ये पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप पे काम करता है, ठीक है। तो इसके जो सेक्शन टैग के दो चाइल्ड थे ये दोनों एक रो में आ गए डिस्प्ले फ्लेक्स की हेल्प से, तो ये होती है फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जैसे ही हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखा तो ये दोनों एलिमेंट एक रो में आ गए। अब इनके बीच में स्पेस देने के लिए यहाँ पर हम जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हमने कहा स्पेस इवनली, इनके बीच में इक्वल स्पेसेस होने चाहिए। तो लेफ्ट और राइट साइड देखिए दोनों साइड इक्वल स्पेसेस आ गई है। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी के साथ यूज होती है, यानी डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यूज होती है। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्पेसेस तो दे चुके हैं, वर्टिकल स्पेसेस के लिए अलाइन आइटम्स सेंटर कर दिया। अभी तक क्या था, ये एड्रेस टॉप पे आ रहा था, लेकिन अब क्या है, सेंटर में आ गया। तो जो वर्टिकल स्पेसेस होती हैं उसके लिए अलाइन आइटम्स का यूज किया जाता है, और हॉरिजॉन्टल के लिए जस्टिफाई कंटेंट का। अब हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे, ठीक है, इसको हमने कर दिया व्हाइट। ये जो ब्लॉक 1 वाली डिव है ना, अब इस पे भी हम फ्लेक्स का यूज करेंगे, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स का, ठीक है। अब इसके अंदर के जो दो एलिमेंट हैं इनको भी हम रो वाइज या कॉलम वाइज अरेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको जो है ब्लॉक 1 वाली डिव में रखने की जरूरत क्या थी, एक बार में कर देती है ये काम। तो ये रिस्पॉन्सिव जब हम करेंगे लेआउट तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दिया, ठीक है। तो अब इनके बीच में थोड़ा सा स्पेसेस देने के लिए हम मार्जिन राइट थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, किसकी, ईमेल की। तो यहाँ हमने लिखा div डॉट ब्लॉक 1 के अंदर जो div का फर्स्ट चाइल्ड है, जितनी भी div है उनका जो फर्स्ट div है, यानी कि ये वाली div, ठीक है, पहली div कौन सी है, ये वाली है, तो यहाँ पे हमने सूडो क्लासेस का यूज किया है, ठीक है। तो इसकी जो मार्जिन राइट है इसको हम 40 पिक्सल इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी आउटर स्पेसेस आ जाएंगी। अब लेआउट को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गई हैं। अब हम सोशल मीडिया बटन्स जो हैं उन पर CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सोशल मीडिया बटन वाली डिव के अंदर जो एंकर टैग्स के अंदर जो आई टैग्स हैं, यानी कि जो हमारे आइकन्स हैं, उनका फॉन्ट साइज हम चेंज कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हम मार्जिन चेंज कर देंगे, इससे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी, बॉर्डर के बाहर की जो स्पेस होती है वो होती है मार्जिन, तो वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम कलर चेंज कर देंगे। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है, ये देखिए एक्स्ट्रा स्पेसेस भी आ गई हैं, कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आई हैं वो मार्जिन की वजह से आई है। एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो office@gmail.com जो लिखा हुआ है ये देखिए टॉप पे आ रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें अलाइन आइटम्स जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमें वो लगाना पड़ेगा वर्टिकल स्पेसेस देने के लिए, ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करने के लिए कि वर्टिकली आइटम्स टॉप पे अलाइन होगा कि बॉटम पे अलाइन होगा कि सेंटर में अलाइन होगा। तो जो ब्लॉक 1 वाली डिव है इसमें हम फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद लिख देते हैं अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर पे अलाइन कर देगा एलिमेंट को। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो ये आई टैग्स हैं इन पर जब हम होवर करें, यानी कि जो आइकन है इन पर होवर करें तो इनका कलर चेंज हो, यानी कि माउस कर्सर जब लेकर जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो। तो यहाँ पर हमने लिखा I:होवर, ठीक है। तो कलर हम कर देंगे रॉयल ब्लू या स्टील ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिफ्रेश करने के बाद देखिए इसको होवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है आइकन्स का। तो जो हेडर का हमारा पहला सेक्शन था नॉन रिस्पॉन्सिव वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा सेक्शन टैग लेंगे जिसकी क्लास हम दे देंगे सेक्शन 2, ठीक है, ये हमारा सेकंड सेक्शन होगा। अब हम यहाँ पे हम एक डिव लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे हम लोगो, ठीक है, इसके अंदर हमारा लोगो होगा यानी कि वेबसाइट का नाम। तो उसको हम एक h1 टैग में लिखेंगे, यानी कि हेडिंग के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे एक आइकन दे दिया है हमने फॉन्ट ऑसम का रैंडम, कोई भी आइकन आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दे देते हैं फैमिली क्लिनिक।
अब यहाँ पर हम एक डिव लेंगे जिसकी क्लास हम दे देंगे फोन अपॉइंटमेंट। जैसे हमने ऊपर ब्लॉक 1 लिया था, इसके अंदर 2 चीज़ें रखी थी, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे भी। तो सेक्शन सेक्शन में जो हमारा था उसमें 2 बटन्स थे। तो जो पहला बटन होगा वो फ़ोन का होगा जिसपे फ़ोन नंबर हम देंगे। तो हमने यहाँ पे एक डिव ले लिया है, डिव डॉट फ़ोन नंबर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक आइकन दे देंगे फ़ॉन्ट असम का, और उसके अलावा क्या करेंगे, एक रैंडम फ़ोन नंबर लिख देंगे। अब दूसरी डिव लेंगे जिसकी हम क्लास दे देंगे अपॉइंटमेंट, ठीक है? इसमें एक बटन देंगे हम, ठीक? यहाँ पे जो बटन होगा वो क्या करेगा, इसमें लिखा होगा मेक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है? इस बटन टैग के अंदर। और यहाँ पे बटन का जो टाइप होगा वो दे देंगे हम बटन, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइप होता है सबमिट। तो यहाँ पर हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं बटन को, तो इस वजह से इसका टाइप हमने बटन दे दिया है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। हमारी हेडिंग आ गई और 2 चीज़ें और आ गई, ठीक है? हमारे जो बटन्स थे और उसके अलावा फ़ोन नंबर, ठीक? अब सेक्शन 2 में भी हमें सेम काम करना है जो हमने सेक्शन 1 में किया था, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन रो करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, स्पेस इवनली करेंगे, और बैकग्राउंड कलर भी हम चाहते हैं सेम रहे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए कॉपी करके सेम चीज़ कॉमा लगाकर सेक्शन 2 लिख दिया, सेक्शन डॉट सेक्शन 2। तो ये सारी चीज़ें सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी किस पे, सेक्शन 2 पर भी, ठीक है? डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाएगा, यानी कि एक रो में आ जाएंगी दोनों एलिमेंट। तो देखिए रिफ्रेश करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, स्पेस इवनली की वजह से इक्वल साइडेड स्पेसेस आ गई हैं, और ये दोनों जैसे कि फर्स्ट सेक्शन को डिजाइन करते वक्त हुआ था, ठीक है? जो हमारे बटन्स थे दोनों, फोन नंबर और मेक एन अपॉइंटमेंट, ये दोनों क्या है, अलग अलग लाइन में आ रही हैं क्योंकि ये अलग अलग डिव में है, ठीक? यहाँ पर हम इतने डिव्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं वो आपको जब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर हमने लिखा डिव डॉट फोन अपॉइंटमेंट। इसके अंदर हम चाहते हैं फिर से ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, और इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है इसको भी हम रो करेंगे। इससे क्या होगा, ये 2 एलिमेंट जो अलग अलग रो पे आ रहे थे ये एक रो में आ जाएंगे, ठीक है? और अलाइन आइटम सेंटर, यानी कि जो वर्टिकल स्पेसेस है वो भी अलाइन सेंटर हो जाएंगी। तो रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हमें आउटपुट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो फ़ोन नंबर वाली डिव है, ठीक है, जो फ़ोन अपॉइंटमेंट के अंदर है, उस पर सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो हमने डिव डॉट फ़ोन नंबर लिखा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज कर देंगे, यानी कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाए, ठीक? उसके अलावा बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे पैडिंग कहते हैं, तो पैडिंग इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाएंगे और कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, ठीक? और यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और कलर होगा ग्रे, ठीक है? और बॉर्डर रेडियस, यानी कि बॉर्डर्स को या फिर कॉर्नर्स को सर्कुलर शेप देने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर रहे हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है हमें, ठीक है? जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आई हैं वो पैडिंग की वजह से आई हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो फ़ोन का आइकन है वो उल्टा दिख रहा है, तो इसको भी हम सही करेंगे। और उसके अलावा देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया है, कॉर्नर सर्कुलर हो गए हैं। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे डिव डॉट फ़ोन नंबर के अंदर, ठीक है? जो आई टैग है, यानी कि जो आइकन है उसमें ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर हम रोटेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्म के साथ यूज़ होती है ये प्रॉपर्टी रोटेट वाई, ठीक है? इसको हम 180 डिग्री घुमा देंगे। तो अब लेआउट को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये आउटपुट मिल रहा है हमें। अब हम यहाँ पे डिव डॉट अपॉइंटमेंट, यानी कि जो अपॉइंटमेंट वाली डिव है, यानी कि जिसकी क्लास अपॉइंटमेंट है, उसके अंदर जो बटन है ना उसको टारगेट करेंगे। और इस बटन पे हम सबसे पहले जो बॉर्डर है उसको रिमूव कर देंगे, हमने किया बॉर्डर नन, ठीक है? इसके बाद बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर देंगे, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर हम फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करने वाले हैं। टेक्स्ट का जो कलर है उसको हमने चेंज कर दिया है, वाइट कर दिया है, आउटलाइन को रिमूव कर दिया है, और पैडिंग को इंक्रीज कर दिया है, यानी कि जो बॉर्डर है और जो कंटेंट है उसके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और बॉर्डर रेडियस की हेल्प से हम कॉर्नर्स को एक कर्व शेप देंगे, ठीक है? इससे कॉर्नर्स एकदम कर्व आ जाएगा, थोड़ा सर्कुलर आ जाएगा। और मार्जिन की हेल्प से हम जो बॉर्डर के बाहर की डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब अपने लेआउट पर आकर इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जो कलर था वो वाइट हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, और इस पर क्लिक करने पर ब्लू आउटलाइन भी नहीं आएगी, ठीक है? तो वो आउटलाइन नन करने की वजह से हुआ है। उसके अलावा कॉर्नर्स थोड़ा सा सर्कुलर शेप में आ गए हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि हमने जो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ किया था। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं, अभी तक बटन एकदम सटे हुए थे लेकिन अब थोड़ा अलग हैं क्योंकि मार्जिन हमने इंक्रीज की है। अब हम यहाँ पे बटन पर होवर इफेक्ट देंगे, यानी कि जब बटन पर होवर करें माउस कर्सर को लेकर जाएं तो यहाँ पर हम एक शेडो देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी, जिसमें पहली वैल्यू जो होती है बॉक्स शेडो की वो होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए, यानी कि शेडो कितनी दूर होनी चाहिए हॉरिजॉन्टली, दूसरी वर्टिकली कितनी दूर होनी चाहिए, तीसरी में देते हैं हम ब्लर इफेक्ट, और चौथे में हम देते हैं कलर, ठीक है? तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक?
तो जो शेडो थी ग्रीन कलर की आ गई है। और उसके अलावा अब इसमें ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, जिससे जो इफेक्ट हो रहा है दिख रहा है ये स्मूथनेस आ जाए इसमें। अब यहाँ पर हमने लिखा ट्रांजिशन। इसके बाद किस प्रॉपर्टी पे हमें यूज़ करना है, हमने कहा बॉक्स शैडो पर यूज़ करना है। कितने सेकंड का ट्रांजिशन चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, ये इफेक्ट हम चाहते हैं 0.4 या 5 सेकंड्स के अंदर दिखे। ठीक है, तो अब देखिए ये 0.4 या 5 सेकंड्स के अंदर देखिए ऐसे कंप्लीट होगा, जितना भी आप ड्यूरेशन देंगे उतने सेकंड्स में ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन का काम होता है इफेक्ट में स्मूथनेस लाना। तो यहाँ पे हमारे दो जो सेक्शन थे वो तैयार हो गए हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेविगेशन बार बनाएंगे, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है नैव टैग। नैव टैग HTML5 का एक कंटेनर टैग है जो रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर नेविगेशन लिंक्स हैं। यहाँ पे जो नेविगेशन बार के लिंक्स हैं इनको हम यूएल और एलआई टैग के अंदर रखेंगे, यानी कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम होंगे हमारे, यानी कि एलआई टैग के अंदर हम आइकन देंगे और नेविगेशन बार का जो लिंक का नाम होगा, जैसे यहाँ पे होम दे दिया हमने। ठीक है, तो एलआई के अंदर हमने लिया है एंकर टैग। एंकर टैग क्या करेगा, हम लोगों को जो अलग अलग पेजेस होंगे उस पर स्विच करेगा या फिर जो है लेकर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें ढेर सारे एलआई टैग के अंदर एंकर टैग्स लेने हैं। अब बात आती है यूएल और एलआई टैग का यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये है क्योंकि देखिए अभी जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ना, तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है, जो हमारे यूएल और एलआई टैग है, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूएल और एलआई टैग का भी यूज़ कर रहे हैं जो लेआउट है उसको बनाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है, इसी तरीके से अक्सर इंसान डिज़ाइन करता है। तो वो चीज़ अभी जब आगे एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब अपने लेआउट को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिस्ट के फॉर्म में क्या हो गया, हमारे जो सारे एंकर टैग्स थे उसके अंदर देखिए क्या क्या था, आइकन था और कंटेंट लिखा था, यानी कि टाइटल जो भी था, जैसे होम, सर्विसेज, आर डॉक्टर, गैलरी वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखकर आ गई हैं। अब हम यूएल टैग में से जो बुलेट्स हैं और बुलेट्स के बाद जो थोड़ी सी स्पेस आती है उन चीज़ों को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिस्ट स्टाइल टाइप न कर दिया है नन, इससे बुलेट्स रिमूव हो जाएंगी। पैडिंग और मार्जिन जीरो करने से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो जाएंगी। और यहाँ पर हम कर्सर को कर रहे हैं डिफॉल्ट। इसको क्यों किया है वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो इसको अभी रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये स्पेसेस वगैरह हैं, बुलेट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होगा, रिमूव हो जाएंगी। देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा। अब हम एलआई टैग पर CSS अप्लाई करेंगे। अभी तक क्या है, एलआई टैग हमारी ब्लॉक लेवल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इसको हम करना चाहते हैं इनलाइन ब्लॉक, यानी कि ये एक रो में आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही हम इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो लेआउट को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये क्या हुआ, एक रो में आ गए सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एकदम कंजेस्टेड है, मतलब एकदम सटे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ें और सेटअप करनी है। अब हम नैव टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसको कर दिया हमने लाइट ग्रीन। इसके बाद यूएल को हम कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि ये जो लिस्ट है ये सेंटर में अलाइन हो जाए। तो अभी रिफ्रेश करने पे देखिए क्या हुआ, सेंटर में आ गया और बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। हम यहाँ पे टारगेट करें नैव टैग के अंदर के यूएल को, यूएल के अंदर जो एलआई है और उस एलआई टैग के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सभी को, उनका फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं ब्लॉक, यानी कि वो ब्लॉक लेवल स्पेस ऑक्यूपाई करे। उसके अलावा ठीक है, यहाँ पर जो एंकर टैग्स होते हैं वो इनलाइन स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसमें हाइट एंड विड्थ वगैरह आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक करने से हम इसमें हाइट एंड विड्थ वगैरह सब दे सकते हैं। कलर दे दिया हमने, पैडिंग दे दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे मार्जिन दे दिया। डिस्प्ले ब्लॉक करना ज़रूरी है, वरना जो है चीज़ें मार्जिन और पैडिंग टॉप और बॉटम की अप्लाई नहीं हो पाएगी। फॉन्ट वेट को हमने बोल्ड कर दिया है। ठीक है, मतलब 500 मीन्स थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक, तो रिफ्रेश करने पे देखिए ब्लैक कलर का सारा हो गया ये सारी चीज़ें। उसके अलावा पैडिंग इंक्रीज हो गई है, मार्जिन इंक्रीज हो गई है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है देखिए कर्सर किस तरीके से दिख रहा है, तो ये मार्जिन होती है। ठीक है, पैडिंग वगैरह इंक्रीज हो गई है, फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज हो गया है। अब हम एंकर टैग्स पर होवर इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है नैव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर जो एलआई के अंदर जो एंकर टैग है कोलन होवर। जब होवर करे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और एक बॉर्डर बॉटम आ जाए। ठीक है, 2 पिक्सल या 4 पिक्सल का मान लेते हैं सॉलिड, और कलर होगा ब्लैक। रिफ्रेश करेंगे, अब इसको होवर करते हैं। देखिए, तो अगर आप देखें तो बॉर्डर के आने के बाद से जो बैकग्राउंड कलर है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, ये किस तरीके से अप एंड डाउन हो रहा है इसका साइज। तो इस चीज़ को सही करने के लिए अपने लेआउट में चलेंगे हम। यहाँ पे जो एंकर टैग्स हैं इसमें हम बॉर्डर बॉटम पहले से दे देते हैं। ठीक है, इसमें 4 पिक्सल सॉलिड, और इस बार जो कलर देंगे हम वो देंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जो बैकग्राउंड का कलर होगा वही अपना लिए। देखिए रिफ्रेश करने पे, लेकिन अभी चीज़ें सही तो दिख रही है, लेकिन जो टॉप का जो बॉर्डर है, जो स्पेस आ रही है एक्स्ट्रा, वो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो हम बॉर्डर टॉप इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट, बस इस बॉटम को कर देंगे टॉप, यानी कि 4 पिक्सल की विड्थ के जो बॉर्डर होगा ऊपर आ जाएगा और ट्रांसपेरेंट टाइप होगा।
ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं जिससे जब होवर करेंगे तो कॉर्नर थोड़ा सा कर दिखेगा, बिल्कुल हल्का सा। देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो नेविगेशन बार या फिर आप कह सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट नॉन रिस्पॉन्सिव हेडर हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए इसको जब छोटे स्क्रीन पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए टैबलेट्स पर या मोबाइल पर, तो देखिए किस तरीके से ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को सही करने के लिए यहाँ पर हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। उसके लिए यूज़ करते हैं हम मीडिया क्वेरीज का। ठीक है, तो यहाँ पर हम CSS में एकदम नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे @media। उसके बाद किस चीज़ को टारगेट करना है, हमने कहा स्क्रीन साइज को टारगेट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद कब टारगेट करना है, एंड मैक्स विद। ठीक है, जब मैक्सिमम साइज स्क्रीन का होगा 768 पिक्सल, यानी कि जब स्क्रीन साइज 768 पिक्सल जितनी बड़ी होगी तब। एंड मिनिमम विद, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, हमने कहा 426 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, तो जब स्क्रीन साइज 426 पिक्सल से लेकर 768 पिक्सल तक होगा तो इसके अंदर लिखी हुई CSS अप्लाई हो जाएगी। तो इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हम इंस्पेक्ट करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ऊपर। ठीक है, ये बता रही है कि रेंज, किस रेंज के अंदर एक मीडिया क्वेरी एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो देखिए टैबलेट्स के लिए देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है कि 426 से लेके 768 पिक्सल के बीच में ये देखिए ये CSS काम करती रहेगी। तो अभी जब मीडिया क्वेरीज के अंदर जो CSS लिखेंगे तो वो इतने ग्रीन जोन के अंदर काम करेगी, ग्रीन जोन के बाहर या इसके और कम करेंगे तो जो CSS होगी वो काम नहीं करेगी, या मीडिया क्वेरीज काम नहीं करेंगे आप कह सकते हैं। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ दी है हमने, उसी के अंदर जो हमारी मीडिया क्वेरीज है वो एक्टिवेट रहेगी, यानी कि स्क्रीन साइज जब इतना होगा तभी एक्टिवेटेड रहेगी। अब यहाँ पे इस पेज को पहले हम स्क्रॉल कर लेते हैं अप, क्योंकि हमें एक एक चीज़ को फिर से सेटअप करना होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा div डॉट ब्लॉक वन। ये जो ब्लॉक वन वाली div है, इसमें हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो करे थे, तो इसको कर देते हैं कॉलम, जिसमें @gmail.com और सोशल मीडिया बटन्स थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो एक रो में आ रहे थे, रिफ्रेश करने पे देखिए अलग अलग, मतलब अलग अलग रो पे आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक कॉलम में आ गए। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लॉक वन के अंदर, div डॉट ब्लॉक वन के अंदर जो पहला चाइल्ड था div का, ठीक है, div का फर्स्ट चाइल्ड था जिसमें office@gmail.com लिखा है, इसमें हमने मार्जिन राइट को इंक्रीज किया था 40 पिक्सल। तो यहाँ पर हम चाहते हैं मार्जिन राइट हो जाए 0। देखिए ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्जिन राइट 40 पिक्सल थी, लेकिन अब हम चाहते हैं ये 0 हो जाए। ठीक है, तो राइट साइड की जो मार्जिन थी हम उसको रिमूव कर रहे हैं। तो इधर रिफ्रेश करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। जो हमारा सेक्शन 1 है, इसमें हम हर लिखी हुई चीज़ का जो फॉन्ट साइज है इसको चेंज करना चाहते हैं। मतलब सेक्शन 1 के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसका जो फॉन्ट साइज है वो हो जाए 14 पिक्सल। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से जो टेक्स्ट का साइज है वो कम हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे div डॉट सोशल btn के अंदर ये जो आइकन्स है ना, आई टैग्स, उनका जो फॉन्ट साइज है वो डिक्रीज करना चाहते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब ये इतना छोटा दिख रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो 16 पिक्सल पे ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब जो सेक्शन 2 है हमारा, ठीक है, उसको टारगेट करेंगे हम। तो जो सेक्शन 2 यानी कि वो सेक्शन टैग जिसकी क्लास है सेक्शन 2, उसको यहाँ पर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था लोगो को और फोन अपॉइंटमेंट वाली डिव को एक साथ लाने के लिए, इसको हमने किया कॉलम। तो देखिए लोगो अलग दिख रहा है और इसके नीचे ये दोनों चीज़ें अलग दिख रही है। इसी वजह से हमने हर एलिमेंट को अलग अलग तरीके से डिव में अरेंज करके रखा था, एक अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए। हमारे बटन थोड़ा सटे हुए थे बॉर्डर से, यानी कि नेविगेशन बार से, तो पैडिंग बॉटम हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। अब हम उस डिव को टारगेट करेंगे जिसकी क्लास है फ़ोन नंबर। ठीक है, जिसमें हमने फ़ोन नंबर आइकन दिया था और फ़ोन नंबर लिखा था। इसका हम फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से अब ये दिख रहा है। अब जो हमारा बटन है जो अपॉइंटमेंट वाली डिव के अंदर है, यानी कि जो प्लस उसका सिंबल लगा है, मेक एन अपॉइंटमेंट, इसका फॉन्ट साइज़ हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। तो टैबलेट के हिसाब से इनका जो साइज़ है अब थोड़ा ठीक दिख रहा। अब हम नेविगेशन बार को बनाएंगे रिस्पॉन्सिव। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ HTML और CSS की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले चेक बॉक्स। ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और इसकी आईडी दे देंगे टॉगल। ये हमारा टॉगल चेक बॉक्स होगा, यानी कि जो नेविगेशन बार को ओपन या क्लोज करेगा, या शो या हाइड करेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आउटपुट देखेंगे इसका। तो देखिए हम चाहते हैं कि जब इसे चेक करें तो जो नेविगेशन बार है वो शो हो, और जब अनचेक कर दें तो हाइड हो जाए, यानी कि क्लिक करने पर शो हो, क्लिक करने पे हाइड। तो उसके लिए इसे हमें कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइज करने के लिए जो कस्टम बटन होगा उसको हम यहाँ पे div डॉट टॉगल btn के अंदर रखेंगे। ठीक है, इस div के अंदर यहाँ पर हमने एक लेबल लिया है,
उसमें फॉर के अंदर जो हमने आईडी दी है टॉगल, ये चेकबॉक्स की आईडी है, इसकी हेल्प से हम जो चेकबॉक्स है उसको चेक या अनचेक कर सकते हैं, वो अभी दिख जाएगा। यहाँ पे आई टैग के अंदर एक आइकन ले लिया हमने, ठीक है। आइकन को लेबल के अंदर रखना ज़रूरी है। तो इस आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्या कर रहा है, फॉर वाली आईडी की हेल्प से जो चेकबॉक्स है उसको टिक या अनटिक कर रहा है, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पे चेकबॉक्स को हटा भी देंगे, हाइड भी कर देंगे, तो भी क्या कर सकते हैं हम उसको टिक या अनटिक, चेक या अनचेक मतलब कर सकते हैं। अब देखिए भले वो अनहाइड हाइड हो गया है, ठीक है, लेकिन इस पर क्लिक करने पर क्या होगा, वो चेक या अनचेक होगा, क्योंकि उसमें जो फॉर में जो हमने फॉर दिया है ना लेबल के अंदर, तो वो क्या कर रहा है, उस चेकबॉक्स को टारगेट कर रहा। अगर हम लेबल के अंदर नहीं रखेंगे तो इसको हम चेक या अनचेक नहीं कर पाएंगे। तो लेबल के अंदर जो फॉर में टॉगल दिया है हमने, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो बटन है, ठीक है, वो टॉगल बीटीएन वाली डिव के अंदर है, इसको हमने टेक्स्ट अलाइन राइट कर दिया है, तो ये राइट साइड चला जाएगा पूरा। अब उस आइकन को कस्टमाइज करते हैं, यानी कि ये जो फैस फै बार हमने लिखा हुआ है ना, आइकन लिया है फॉन्ट ऑसम का, तो इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। यही हमारा एक्चुअल में बटन होगा। तो इसका फॉन्ट साइज वगैरह हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर रेडियस वगैरह चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ यही थी कि एक चेक बॉक्स लेकर उसको हाइड कर देना। अब उसको चेक या अनचेक होने पर उसके बाद जो यूएल टैग है ना पूरा, ये अभी शो या हाइड होगा, ठीक है। तो अभी देखिए किस तरीके से होगा सीएसएस की हेल्प से सिर्फ। अब हम अपने लेआउट पर चल के इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। फॉन्ट साइज चेंज हो गया है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, पैडिंग वगैरह अप्लाई हो गई है, मार्जिन अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शो हो रहा है फिलहाल। अब हम चाहते हैं कि ये हो जाए डिस्प्ले नन, यानी कि जो हमारा टॉगल बीटीएन वाली डिव है, ये हो जाए डिस्प्ले नन, यानी कि गायब हो जाए। तो रिफ्रेश करेंगे, देखिए फिलहाल ये शो नहीं हो रहा। अब हम चाहते हैं जब स्क्रीन साइज छोटा हो, ठीक है, तब ये शो हो, यानी कि जब टैबलेट की साइज स्क्रीन हो जाएगी तो ये डिव शो होनी चाहिए। तो देखिए इसको हमने किया यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखिए जो बड़ी स्क्रीन होगी उस पर नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये स्क्रीन साइज छोटी हो जाएगी, ठीक है, तब ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो यूएल टैग है जिसके अंदर पूरे नेविगेशन लिंक्स है, ठीक है, नैव के अंदर जो यूएल है वो डिस्प्ले नन हो जाए इस स्क्रीन साइज पे, यानी कि जब इतना छोटा हो स्क्रीन साइज तो ये डिस्प्ले नन हो जाए, गायब हो जाए। अब हम चाहते हैं कि जब बटन पे क्लिक हो तब ये शो होना चाहिए, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे हम या इस आइकन पे क्लिक करेंगे तब शो हो। अब देखिए किस तरीके से हम चेकबॉक्स को यूज करेंगे। हमने कहा हैश टॉगल, यानी कि टॉगल जिस टैग की आईडी है उसको सेलेक्ट करो और चेक करो कि जब वो चेक्ड हो, कोलन चेक्ड, यानी कि जब वो चेक्ड हो तब क्या करो, प्लस का सिंबल, यूएल टैग को टारगेट करो। प्लस मतलब उसके बाद वाले टैग को टारगेट करना, ठीक है। जब ये चेकबॉक्स चेक हो तो इसके बाद वाला जो भी यूएल टैग हो उस पर ये सीएसएस अप्लाई कर देना। इसका मतलब यही है कि जब टॉगल बटन या टॉगल जो भी है हमारा जो चेकबॉक्स, जब ये चेक्ड होगा तो इसके बाद जस्ट जो यूएल टैग है उसे क्या कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये किसे टारगेट करेगा, चेकबॉक्स को, और जैसे ही इसको क्लिक किया तो हमारा जो यूएल है, ठीक है, वो क्या हुआ, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, और वापस अनचेक करने पर डिस्प्ले नन हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो नन था। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नैव के अंदर जो यूएल का जो एल है इसको हमने किया था इनलाइन ब्लॉक, इसे हम चाहते हैं लेकिन ब्लॉक कर देना, यानी कि वापस ब्लॉक लेवल स्पेस ऑक्यूपाई करे, हर चीज़ अलग अलग लाइन में आए या फिर अलग अलग रो में आए। तो देखिए कुछ इस तरीके से अब ये दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने किया था इनलाइन ब्लॉक तो वो एक ही लाइन में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन इसका कर देंगे लेफ्ट, इससे सभी कंटेंट क्या होंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। अब हम अपने लेआउट को रिफ्रेश करेंगे और इसको देखिए डिस्प्ले नन हो गया, इस पर क्लिक करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा और ये सारी चीज़ें लेफ्ट साइड पर आ गई है। अब यहाँ पर हम जो एंकर टैग्स हैं उनको टारगेट करेंगे, मतलब एलआई टैग के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उनका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा कम करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे इसको। अब देखिए जो फॉन्ट साइज है ये कुछ इतना दिख रहा है। अब देखिए अगर आप टैबलेट्स की बात करेंगे तो जो ये लेआउट है ये ठीक दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। तो इसको अगर स्क्रीन साइज और छोटा करते हैं हम, ठीक, तो जब ये मीडिया क्वेरीज की स्क्रीन साइज से बाहर आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, इसको और ज़्यादा छोटा करने पे खराब हो जा रहा है, मीडिया क्वेरीज डीएक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है, वो इस पर इम्पैक्ट नहीं डाल रही कोई भी। तो अब मोबाइल के लिए हम मीडिया क्वेरीज लिखेंगे। अब दूसरी मीडिया क्वेरी लिखनी है तो एकदम नीचे आ जाते हैं, और अब यहाँ पे लिखा हमने @मीडिया, हमें टारगेट करना है फिर से स्क्रीन को। कब, जब मैक्सिमम विद स्क्रीन की हो, जब ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन बड़ी कितनी हो, 425 पिक्सल जितनी बड़ी हो, ठीक है। तो जब 425 पिक्सल जितनी बड़ी हो भले कितनी भी छोटी हो, तो ये मीडिया क्वेरीज को एक्टिवेट कर दो। तो यहाँ पर हम एक से ज़्यादा मीडिया क्वेरीज वगैरह दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइज़ के लिए दें या दो साइज़ के लिए दें। तो आप जितनी चाहें उतनी ज़्यादा मीडिया क्वेरीज लगा सकते हैं।
तो अब हमें शुरुआत से ही सारी चीज़ों को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हमने कहा सेक्शन डॉट सेक्शन 1 यानी कि जो पहला वाला सेक्शन टैग है उसको टारगेट करो और उसमें जो है सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ कम कर दो और यहाँ पर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देंगे। अगर आपको याद हो तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो था सेक्शन 1 में बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? अभी देखिए रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा office@gmail.com और सोशल मीडिया बटन ये दोनों एक कॉलम में अरेंज हो गए हैं। मतलब सोशल मीडिया बटन्स और ऊपर वाला जो मेल एड्रेस है, ठीक है? ये दोनों क्या हो गया एक कॉलम में आ गए हैं, ठीक? इससे पहले क्या था ये सारी चीज़ें एक रो में आ रही थी, ठीक? तो स्क्रीन साइज़ अगर इतना है तो ये चीज़ सही से दिख रही है अभी। अब हम यहाँ पे जो सोशल मीडिया बटन्स हैं, उनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जो आइकन्स यूज़ किए हैं ना, उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कम करेंगे। इसको कर देंगे हम 14 पिक्सल। अब इसको रिफ्रेश करेंगे लेआउट को तो कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। अब जो सेक्शन 2 वाली डिव है जिसके अंदर हमारा जो लोगो था और उसके अलावा फ़ोन और अपॉइंटमेंट वाले बटन थे, ठीक है? इनको फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलम कर देंगे, यानी कि ये एक कॉलम में आ जाएँ। अब रिफ्रेश करेंगे लेआउट को तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसी वजह से हर चीज़ को अलग-अलग डिव में रखा गया था जिससे चीज़ों को सही से हम एडजस्ट कर सकें। अब यहाँ पे पैडिंग बॉटम हम इंक्रीज़ कर देंगे फिर से, जिससे बटन के नीचे थोड़ी स्पेस आ जाए। तो रिफ्रेश करेंगे देखिए बटन के नीचे थोड़ी-सी स्पेस आ गई है। अब बटन्स वगैरह को तो जो है हमें सेम जैसा ही रखना है, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। तो ऊपर से हम कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? इसको कॉपी करने के बाद नीचे कर देंगे हम पेस्ट। तो जो फ़ोन नंबर वाले बटन था उसके अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ था हम इसको 12 पिक्सल कर देते हैं, इसको भी 12 पिक्सल कर देते हैं। तो देखिए दोनों बटन की जो साइज़ेज़ थी वो इतनी हो गई इस बार, ठीक है? तो देखिए इतना अगर स्क्रीन छोटा भी होगा इतना रहेगा तो भी इस तरीके से दिख रहा था। अब जो टॉगल बटन वगैरह थे उनके भी केसेस एकदम सेम ही रहने हैं, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? टॉगल बटन हो गया और नैव के अंदर जो हमारा यूएल टैग है वो भी डिस्प्ले नन होना था, तो उसके नीचे भी जितनी चीज़ें थी एज़ इट इज़ रहनी थी। तो इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है और नीचे लिख दिया, ठीक? अब इसको आउटपुट देख लेते हैं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा। बटन पे क्लिक करने पे देखिए शो हो रहा है, बटन के क्लिक करने पर हाइड हो रहा है, ठीक? हमें बस एक लास्ट चीज़ करनी है, जो आइकन का जो साइज़ है इसको थोड़ा-सा हमें कम करना है। तो टॉगल बटन के अंदर जो आई टैग है, जो इस डिव के अंदर आई टैग है, इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसे कम कर देंगे। तो आइकन का साइज़ थोड़ा-सा डिक्रीज़ हो जाएगा और पैडिंग भी थोड़ा-सा कम कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए जो हमारा लेआउट है वो रेडी हो गया एकदम।